गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? और पढ़ाई हो रही है अच्छे से आपकी? डेफिनेटली अपने हर सब्जेक्ट के वीडियो को देखिए, समझिए और उससे जो भी डाउट हो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक किसी नए प्रोसेस या नए चैप्टर से मैंने नहीं लिया है। ये हमारे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपके आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट, डाइजेशन में हमने एक ही चीज़ की बात सबसे ज़्यादा की, न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों की। और जब ये पोषक तत्व सही मात्रा में हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें मौजूद होते हैं, तो वो डाइट कहलाता है बैलेंस्ड डाइट। क्या कहलाता है? बैलेंस्ड डाइट। लेकिन अगर सपोज करिए डाइट में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कम होने लगे, जैसे मान लीजिए आप फूड खा रहे हैं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, या सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं, या ओनली फैट ले रहे हैं, तो स्टूडेंट ये न्यूट्रिएंट बेनिफिट देने की जगह पे आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा है स्टूडेंट कंडीशन जब फूड में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट की कमी हो, आहार में एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो, तो कहते हैं मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण। क्या कहते हैं? मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण। और मैल न्यूट्रिशन का क्या सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से जो बॉडी की ग्रोथ होनी चाहिए या जो हमारी मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए वो अफेक्ट होती है। और स्पेशली ये मैल न्यूट्रिशन बच्चों में देखा जाता है। कभी आप स्लम एरियाज में चले जाइए तो आप देखेंगे वहाँ के बच्चों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शारीरिक बनावट है, वो थोड़ी अजीब सी होती है। अजीब क्या होता है? अजीब इन द सेंस कि उनमें वो कमी दिखती है। किसी के हाथ पैर बहुत पतले दुबले होते हैं बट एब्डोमेन थोड़ा बाहर की तरफ दिखाई देता है, और किसी के बॉडी बिल्कुल सूखी हुई होती है, सिर्फ रिब्स दिखाई देते हैं, ऊपर पसलियां दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट ये सारी चीजें एक तरह का डिसऑर्डर है या एक तरह का डिजीज है जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, कुपोषण की वजह से होता है। और कुपोषण से जो सबसे मेन दो डिजीज हैं, कॉज होते हैं, वो हैं क्वाशरकोर एंड मेरेस्मस। क्वाशरकोर एंड मेरेस्मस। क्वाशरकोर डिजीज प्रोटीन की कमी से, क्वाशरकोर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। अगर न्यूट्रिशन में प्रोटीन की मात्रा डे बाय डे कम होती जा रही है तो डेफिनेटली वो बच्चे में क्वाशरकोर डिजीज क्रिएट करेगी। और क्वाशरकोर डिजीज में क्या होगा? जो बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास वो उस लेवल तक नहीं हो पाएगा जो एग्जैक्टली उस एज में होना चाहिए। बात करते हैं मेरेस्मस डिजीज की। मेरेस्मस डिजीज जो है, मेरेस्मस डिजीज में जो डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के वजह से। इट मीन्स कि जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डिफिशियंसी हो तो वो डिजीज मेरेस्मस कहलाती है। मेरेस्मस डिजीज में इसे हम सूखा रोग, अगर कॉमन लैंग्वेज में कहें, साधारण भाषा में, तो सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग क्या है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों के लैक ऑफ होने की वजह से जो बॉडी है वो धीरे धीरे सूखने लगती है और सिर्फ
बहुत पतला सा एक लगता है स्किन का लेयर रह गया हो। और स्टूडेंट, इस मेरेस्मस डिजीज में जो भी बच्चा या जो पेशेंट है मेरेस्मस डिजीज का, उसकी हाइट और वेट ये दोनों बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स क्या हैं? पाचन तंत्र के विकार। पोषण और पाचन तंत्र का विकार क्या है? सबसे पहले वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्यों हो और कैसे? क्यों वॉमिटिंग कब होती है? जब कभी भी फूड खाते हैं, फूड को इंटेक कर रहे हैं, तो जब उस फूड का डाइजेशन स्टमक में प्रॉपर नहीं हो पाता है और बाइल का एक्सेस सिक्रेशन होने लगता है, तो उस कंडीशन में बाइल के साथ जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाता है। और वॉमिटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोसेस है जो मेडुला से कंट्रोल होता है। और इस कंडीशन में, इस डिसऑर्डर में जब भी वॉमिटिंग होना होता है, तो उसके थोड़े देर पहले पेशेंट जो है या जो भी व्यक्ति है उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील होता है। और जो मेडुला पार्ट है ब्रेन का, वो इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सेकेंड इज इनडाइजेशन, अपच। फूड इज नॉट फुल्ली डाइजेस्टेड। अपच का मतलब क्या? कि जो फूड इनटेक किया वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है स्टूडेंट? ये तो आप सभी जानते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उस लार्ज इंटेस्टाइन में जब डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है, तो उसमें जो बची हुई वाटर की मात्रा है, उस वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। जब कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन क्रिएट होती है, तो ऐसा क्यों होता है? जब पूरी तरह से वाटर का एब्जॉर्प्शन उस वेस्ट मटेरियल से हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब पूरी तरीके से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो जो वेस्ट मटेरियल एनस तक आएगा उसमें वाटर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। और इस कंडीशन में जो फेजेस आ रहे हैं वो बहुत ही ड्राई और हार्ड हो जाते हैं। एक और डिसऑर्डर है जिसे हम जानते हैं जॉन्डिस, पीलिया। जॉन्डिस या पीलिया डिजीज क्या है? जब कभी स्टूडेंट बाइल में एक पिगमेंट होता है बाइलिरुबिन, ये बाइलिरुबिन जो है ये पिगमेंट एक्सेस हो जाता है, और एक्सेस होने के साथ साथ ये हमारे ब्लड में भी इसका सिक्रेशन काफी हाई हो जाता है, तो क्रिएट होती है डिजीज जॉन्डिस। और जो भी व्यक्ति जॉन्डिस से इन्फेक्टेड होता है या उससे इम्पैक्ट होता है, तो उसमें बॉडी फ्लूइड भी येलोइश दिखने लगती है। आप कभी किसी पीलिया के या जॉन्डिस के मरीज को देखिए, पेशेंट को, तो आप देखेंगे कि उसकी स्किन भी जो है वो काफ़ी हद तक येलोइश लगने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड, ब्लड फ्लो कर रहा है, वो भी किसमें हल्का हल्का येलोइश, उस पिगमेंट की वजह से येलोइश होने लगता है, या वो पिगमेंट का एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। अब स्टूडेंट, ये तो था डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। और जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क ना करे या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिले, तो इस तरह के कंडीशन क्रिएट होते हैं। इनसे बचने का या इनसे सेफ रहने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ईच एंड एवरी टाइम वी टेक प्रॉपर मील। जो खाना हम खा रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं,
वो हेल्दी हो, न्यूट्रिएंट से फुल हो और ज़्यादा ऑयली या बहुत देर से पका हुआ या बार बार उसको गर्म किया हुआ इस तरह का फूड नहीं हो। जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मोमोज हैं, खाने में बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और जब भी कभी कोई फूड को डाइजेस्ट करने में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तकलीफ होगी तो डेफिनेटली वो तकलीफ आपके बॉडी पर एक बुरा इम्पैक्ट डालेगी। अब आते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। लेकिन इस डिसऑर्डर को बताने से पहले मैं आपको कुछ रेस्पिरेटरी मूवमेंट बताना चाहती हूँ। यॉर्निंग, जम्हाई लेना, हिकअप्स, हिचकी आना, स्नोरिंग। बहुत लोग सोते हैं तो देखिए उनकी नोज एक अलग तरह का वो साउंड प्रोडक्शन होता है ना, लोग बोलते हैं अरे नाक बज रही है, साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, स्नोरिंग बोलते हैं। तो ये भी एक तरह के रेस्पिरेटरी मूवमेंट है। कभी आप देखिए किसी बच्चे को रोते हुए देखिए, तो जब वो रोता है तो रोने के साथ साथ वो बार बार उसको हिकअप्स आते हैं और क्राइंग करने के साथ वो बोल नहीं पाता है, या तो क्राइंग करेगा या तो रोलेगा या तो बात करेगा। तो ये इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये सिर्फ जो एयर अंदर जा रही है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, उनमें जो अवरोध समझ ऑब्स्टेकल होते हैं, उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। यॉर्निंग क्यों करते हैं? जब भी कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से हमारे लंग्स से बाहर नहीं आता प्रॉपरली, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायरेट करने के लिए हम यॉर्निंग करते हैं। तो उस कंडीशन में नोज के थ्रू और माउथ से दोनों पाथ से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपायरेशन होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्रोंकाइट्स। ब्रोंकाइट्स क्या है? ब्रोंकाइट्स जो है एक ऐसा डिजीज है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्रोंकाई परमानेंटली फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और स्वेल हो जाने के कारण जब भी ब्रीथिंग करेंगे, एयर इनटेक करेंगे, तो उस एयर का जो एक्सचेंज है ब्लड से वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और ब्रोंकाइट्स का सबसे बड़ा रीजन है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज मेन रीजन ऑफ दिस कंडीशन, धूम्रपान। नेक्स्ट डिसऑर्डर, एस्थमा। अस्थमा हिंदी में कहते हैं अस्थमा। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर, क्रॉनिक और एक्यूट, आपने 9th में क्रॉनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज आपने पढ़ा है। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। इन्फ्लेम का मतलब होता है सोथ, एक तरह का प्रसार, फैलना। और स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकियोल्स हैं उन ब्रोंकियोल्स में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, और जब वो म्यूकस इकट्ठा होने लगता है तो ब्रोंकियोल्स क्या करेंगे, धीरे धीरे जमने लगेंगे, एक तरह से सिकुड़ने लगेंगे। जिस कंडीशन में है वो उसी में, मतलब एक्सपायरेट भी नहीं हो पाएंगे और इंस्पायरेट भी नहीं हो पाएंगे। और इस कंडीशन में क्या होने लगता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए हमारे लंग से एक प्रॉपर अमाउंट में, वो नहीं निकल पाती है। आप कभी किसी एस्थमा पेशेंट को देखिए तो एस्थमा पेशेंट क्या करता है, ब्रीथिंग बहुत तेज तेज से ब्रीथिंग करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि ब्रोंकियोल्स के स्वेल होने की वजह से जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था वो तो रिलीज हो नहीं पाया, और O2 अंदर जाने की कोशिश करेगा
तो उसे जब पाथ नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो प्रॉपर एंटर नहीं कर पाएगा। एस्थमा और ब्रोंकाइटिस की तरह और भी काफ़ी सारे डिसऑर्डर हैं, जैसे कि फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, वूपिंग कफ है, काली खांसी है। तो ये सब इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं, जिसका यही मतलब है कि जब कभी भी म्यूकस जमने लगे या O2 और CO2 के पाथ में कोई ऑब्स्टिकल आने लगे। स्टूडेंट, ये तो बात हो गई डिसऑर्डर्स की। अब मैं एक रिवीजन देना चाहती हूँ आपको, बहुत छोटा सा रिवीजन है मेरा, डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेस्टिव जूसेस को लेकर और उनमें प्रेजेंट एंजाइम। एक बार मैं यहाँ रिवाइज करना चाहती हूँ कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। सैलिवरी ग्लैंड है, तो सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा, और सलाइवा इस लार में प्रेजेंट होता है एंजाइम टाइलिन, और ये टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक तो HCl जो सिक्रेट हो रहा है वो तो है ही, HCl का अपना फंक्शन है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या पैथोजन एंटर कर रहे हैं हमारे फूड के साथ उनको किल करने का काम करता है। और उसके साथ ही साथ जो एंजाइम है, पेप्सिन है या रेनिन है, इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम भी करता है। पेप्सिन, रेनिन, ये दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और एक एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो फैट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। इसी तरह से लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, और लीवर से सिक्रेशन होता है बाइल का। बाइल का सबसे पहला काम फैट को डाइजेस्ट में करने में हेल्प करना, और इसके अलावा जो HCl का सिक्रेशन हो रहा है, एक तरह का एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस एसिड को बैलेंस करने का काम भी बाइल करता है। और इसी तरह स्टूडेंट, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से भी कुछ हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, जो हार्मोन्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड डिसऑर्डर का PDF इस वीडियो के साथ मिल जाएगा। और स्टूडेंट, आप अपने बायो के हर वीडियोस को ध्यान से देखिए, उसमें जो टॉपिक है, कोई भी कंफ्यूजन है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपका जो भी डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर किसी सेंटेंस से, उस वीडियो में जो बोला गया है उस सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको सॉल्व करके जल्द से जल्द आप तक पहुँचाऊँ। थैंक यू।